by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव का नतीजा आ चुका है और नतीजा सच में चौंकाने वाला है। 2014 और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पर बहुमत जुटाया था, मगर इस दफा ट्रेंड बदला है। कोई भी पार्टी अकेले 272 का जादुई आंकड़ा नहीं छू पाई है। हालांकि बीजेपी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के खाते में 292 सीटें आई हैं। ये बहुमत के लिए जरूरी 272 के आंकड़े से 20 ज्यादा हैं। आगे क्या समीकरण बनेंगे बिगड़ेंगे, उससे जुड़े अपडेट्स आपको लल्लन टॉप के प्लेटफॉर्म पर मिलते रहेंगे। आज के शो में देखिए लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर विदेशी मीडिया क्या बोला, दुनिया भर के नेताओं ने क्या कहा, किसने बधाई दी, किसने चुप्पी साधी और इस रिजल्ट का भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या असर होगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। शुरुआत इंटरनेशनल मीडिया के रिएक्शन से। चीन की सत्ताधारी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने सुर्खी लगाई, मोदी क्लेम्स विक्ट्री विद अलायंस विनिंग ओनली नैरो मेजॉरिटी। गठबंधन को साधारण बहुमत के बीच मोदी ने जीत का दावा किया। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी विशेषज्ञों के हवाले से लिखा, मोदी का लक्ष्य चीन की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता से टक्कर लेना और भारत में बिजनेस के माहौल को बेहतर बनाना था। अब वो मकसद पूरा करना मुश्किल होगा। प्रधानमंत्री मोदी के लिए आर्थिक सुधार पर जोर देना भी आसान नहीं होगा। हालांकि वो राष्ट्रवाद का कार्ड खेल सकते हैं। भारत चीन संबंधों में सुधार की गुंजाइश भी बहुत कम रहने वाली है। सीसीपी के एक और सरकारी अखबार चाइना डेली ने अपने संपादकीय में लिखा, भारत और चीन को आपस में विवाद सुलझाने की समझदारी दिखानी चाहिए। उन्हें सैन्य और कूटनीतिक चैनल्स तो खुले रखने ही चाहिए। किसी दूसरे देश को फायदा उठाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। इससे दोनों देशों के बीच कड़वाहट पनप सकती है। कुछ पश्चिमी देशों ने चीन पर लगाम लगाने की कोशिशों में भारत को शामिल करने की कोशिश की है। नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 2 कार्यकाल में हुआ है। अगर भारत को संतुलन बनाने वाली शक्ति के बजाय ग्लोबल लीडर बनना है तो उसको अमेरिका के जियोपॉलिटिकल गेम में नहीं फंसना चाहिए। इसके बजाय रीजनल पॉलिटिक्स पर ध्यान देने की जरूरत है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के संपादकीय की सुर्खी है, अ सोबरिंग इलेक्शन। क्या ये चुनाव सोचने समझने के लिए मजबूर करेगा? डॉन ने लिखा, ये जीत बीजेपी और उसके वैचारिक सहयोगी संघ परिवार के लिए मिला जुला अनुभव लेकर आई है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सरकार चलाने के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी और उसके सहयोगी 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, वे उसके करीब भी नहीं पहुंच पाए हैं। भारत पाकिस्तान संबंधों पर डॉन ने लिखा, जैसे ही दिल्ली में हलचल थमती है और बीजेपी अगली सरकार बना लेती है, हम उम्मीद करते हैं नरेंद्र मोदी अपनी विदेश नीति पर फिर से विचार करेंगे। भारत को पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए और पाकिस्तान को भारत की किसी भी पहल का सकारात्मक जवाब देना चाहिए। ये स्वाभाविक है कि भरोसा बनने में समय लगेगा, मगर बेहतर भारत पाक संबंधों के बिना दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता असंभव है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की सुर्खी है, इंडिया इलेक्शन विक्ट्री इन द शैडोज ऑफ डिफीट। भारत का चुनाव पराजय के साए में मिली जीत। आगे लिखा, चुनाव परिणाम आने के बाद सवाल पूछे जा रहे हैं कि बीजेपी से कहां गलती हुई। जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने बाबरी मस्जिद के स्थान पर बने राम मंदिर का उद्घाटन किया था। इसके जरिए उन्होंने चुनावी कैंपेन में हिंदू कार्ड का बीज रोपा। विडंबना वाली बात यह है कि बीजेपी का कैंडिडेट अयोध्या में हार गया। ये इस बात का संकेत है कि सत्ताधारी गठबंधन के लिए हिंदू कार्ड नहीं चला। इसके बरक्स महंगाई और बेरोजगारी ने अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान के और भी मीडिया संस्थानों ने भारत के चुनाव को विस्तार से कवर किया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की तरफ इशारा किया है, मगर बीजेपी को हुए नुकसान की तरफ भी ध्यान दिलाया है। बांग्लादेश के डेली स्टार ने अपनी रिपोर्ट का शीर्षक लगाया है, अ विक्ट्री दैट फील्स लाइक डिफीट। जीत जो हार की तरह महसूस होती है। डेली स्टार लिखता है, मोदी और बीजेपी ने बार बार 400 पार का नारा दोहराया, लेकिन इन नतीजों ने मोदी की अजेय छवि को गहरा धक्का पहुंचाया है। इस चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक एक ऐसी शक्ति के तौर पर सामने आया जो आने वाले समय में भारत की राजनीति में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगा। नेपाल के डेली अखबार कांतिपुर ने सुर्खी लगाई, मोदी को गतिलाई चुनावी लगमाइनी। चुनावी नतीजों ने मोदी की रफ्तार पर लगाम लगाई। अखबार लिखता है, मोदी ने खुद को दूसरों से अलग दिखाने के लिए कहना शुरू किया कि उनको ईश्वर ने विशेष जिम्मेदारी देकर भेजा है। बीजेपी का प्लान मोदी की लोकप्रियता के दम पर प्रचंड बहुमत से सत्ता हासिल करना था, मगर जनता ने उनके प्लान को धराशायी कर दिया। श्रीलंका की द डेली मिरर की हेडलाइन है, इंडिया गिव्स एनडीए थर्ड टर्म, मोदी अ मैसेज। भारत के लोगों ने एनडीए को तीसरा कार्यकाल जबकि मोदी को
एक मैसेज दिया है। डेली मिरर ने लिखा, एग्जिट पोल्स में सत्ताधारी गठबंधन की एक तरफा जीत का दावा किया जा रहा था, मगर असली नतीजे में बीजेपी बहुमत से चूक गई। उसको 240 सीटें मिली और वे अब गठबंधन के सहयोगियों तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के भरोसे पर हैं। इसने एक दशक के एक दलीय प्रभुत्व को खत्म कर दिया और केंद्र में गठबंधन सरकार की वापसी का रास्ता साफ हो गया है। श्रीलंका के एक और मीडिया संस्थान द आइलैंड ऑनलाइन ने सुर्खी लगाई, इंडियाज मोदी क्लेम्स विक्ट्री एज ही हेड्स फॉर रिड्यूस्ड मेजॉरिटी। भारत में मोदी ने जीत का दावा किया, हालांकि बहुमत घटा। अब वेस्ट एशिया की तरफ रुख करते हैं। कतर के मीडिया संस्थान अल जजीरा ने लिखा, भारत के आम चुनाव में मोदी की बीजेपी ने बहुमत खो दिया है। उन्हें सरकार बनाने के लिए सहयोगी दलों की जरूरत होगी। एग्जिट पोल्स को धता बताते हुए विपक्षी पार्टियों ने कई अहम राज्यों में बीजेपी को चौंकाया है। इस चुनाव ने भारत का राजनीतिक परिदृश्य बदल दिया है। यूएई बेस्ड गल्फ न्यूज ने सुर्खी लगाई, मोदी क्लेम्स विक्ट्री फॉर अलायंस डिस्पाइट सेटबैक। कुछ झटकों के बावजूद मोदी ने गठबंधन की जीत का दावा किया। अब चलते हैं यूरोप की तरफ। पहले तुर्की की बारी। तुर्की एक अंतर महाद्वीपीय देश है। उसकी जमीन एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में है। हालांकि वो खुद को यूरोप के ज्यादा करीब देखता है। तुर्की 32 देशों के सैन्य संगठन नेटो का सदस्य है और वो यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप लेने की कोशिश भी कर रहा है। तुर्की की सरकारी चैनल TRT वर्ल्ड ने लिखा, इंडियाज मोदी डिक्लेयर्स हिस्टोरिक विक्ट्री बट फेल्स टू विन बिग मेजॉरिटी। भारत में मोदी ने ऐतिहासिक जीत की घोषणा की, मगर प्रचंड बहुमत हासिल करने में नाकाम रहे। फ्रांस के लामोंद की सुर्खी है, मोदी सेट टू रिमेन इंडियाज पीएम बट फेल्स टू विन बाय लैंडस्लाइड। मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने रहेंगे मगर प्रचंड जीत नहीं। यूरो न्यूज की हेडलाइन है, इंडियाज नरेंद्र मोदी सिक्योर्स थर्ड टर्म डिस्पाइट ड्रॉप इन सपोर्ट। समर्थन में कमी के बावजूद नरेंद्र मोदी को तीसरा कार्यकाल मिला। ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने लिखा, मोदी लूजेस पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी इन इंडियन इलेक्शन। मोदी ने आम चुनाव में संसदीय बहुमत गंवाया। बीबीसी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हुए नुकसान को ब्रांड मोदी में धब्बे से जोड़ा है। लिखा है कि ब्रांड मोदी की चमक फीकी पड़ने लगी है। जितना उनके समर्थक समझते हैं मोदी, उतने अजय नहीं रह गए हैं। इससे विपक्ष में नई उम्मीद पैदा हुई है। तो इंडिपेंडेंट की सुर्खी है, मोदी फेसेस द ग्रेटेस्ट प्रेशर ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर एज द बीजेपी फॉल्स शॉर्ट ऑफ एन आउटराइट मेजॉरिटी। मोदी के राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी चुनौती, बीजेपी स्पष्ट बहुमत से दूर। इंडिपेंडेंट ने लिखा है, मुस्लिमों के खिलाफ नफरत बढ़ने और लोकतंत्र के हनन की आशंका बनी रहेगी, मगर गठबंधन के साथ सरकार चलाने की मजबूरी नरेंद्र मोदी के फैसले लेने की क्षमता को सीमित करेगी। अब चलते हैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ। पहले कनाडा की बात। CBS न्यूज ने सुर्खी लगाई है, इंडियाज मोदी सीज होप्स ऑफ अ लार्जर मेजॉरिटी डैश्ड बाय सर्जिंग ऑपोजिशन इन इलेक्शन। विपक्ष के विस्तार के बीच मोदी की प्रचंड बहुमत की उम्मीद ध्वस्त। CBS ने लिखा, भारत के पंथ निरपेक्ष मूल्य संविधान में निहित हैं। बीजेपी के आलोचकों ने मोदी के एक दशक के कार्यकाल में मुल्क की बहुलतावाद वाली छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। संसद में 2/3 बहुमत से उन्हें संविधान में बदलाव करने की शक्ति मिल जाती। अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने क्या कहा। वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन है, इंडियन इलेक्शन डिलीवर्ड स्टनिंग सेटबैक टू मोदी एंड हिज पार्टी। भारत के चुनाव में मोदी और उनकी पार्टी को जबरदस्त झटका। आगे लिखा, ये परिणाम बाकी एजेंडे को आगे बढ़ाने में मोदी की क्षमता पर सवाल खड़े कर सकता है। बीजेपी के अधिकारियों ने वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव दिया था ताकि पार्टी की ताकत बढ़ाई जा सके, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि वो बदलाव लाया जाएगा या नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, नीडिंग हेल्प टू स्टे इन पावर, मोदी लूजेस हिज ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी। सत्ता में बने रहने के लिए सहयोगियों की जरूरत, मोदी की अजय छवि धूमिल हुई। NYT ने लिखा, मोदी के कार्यकाल में वैश्विक मंचों पर भारत को नई पहचान मिली। 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पंख मिले और जनता में भविष्य को लेकर नई भावना पनपी। उसी दौर में मोदी ने धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में गुत्थे विविधता से भरे मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की। इसके चलते मुस्लिम अल्पसंख्यक हाशिए पर चले गए। मोदी के बढ़ते निरंकुश फैसलों, मसलन आलोचकों को दबाना, जिससे सेल्फ सेंसरशिप का माहौल बना। इसने भारत के जीवंत लोकतंत्र को वन पार्टी स्टेट की तरफ धकेल दिया था और देश की आर्थिक तरक्की ऊपर के कुछ लोगों तक ही सीमित रह गई थी। एक समय तक एक तरफा प्रभुत्व वाली कांग्रेस पार्टी अपनी दिशा तय करने और बीजेपी का वैचारिक विकल्प बनने में मशक्कत कर रही थी, मगर इस चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने मोदी सरकार को बेरोजगारी, सामाजिक न्याय और पीएम मोदी के उद्योगपतियों के साथ संबंध के मुद्दों पर घेरा। उन्हें इसका फायदा हुआ। वॉल स्ट्रीट जर्नल के एडिटोरियल बोर्ड ने लिखा, एन इलेक्शन रिब्यूक फॉर इंडियाज नरेंद्र मोदी। चुनाव में नरेंद्र मोदी को चेतावनी मिली। वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है, इस परिणाम ने दिखाया है कि भारतीय नागरिकों को अपने नेताओं से काफ़ी उम्मीदें होती हैं और उन्होंने एक बार फिर से इस चुनाव का इस्तेमाल उन नेताओं को चेतावनी देने के लिए किया है। अब ये देखना बाकी है कि क्या मोदी इस वार्निंग से सीख लेते हैं या और ज़्यादा सांप्रदायिक और निरंकुश होकर सामने आते हैं।
विदेशी मीडिया का चैप्टर यहीं पर रोकते हैं। अब वर्ल्ड लीडर्स का रिएक्शन देख लेते हैं। कुछ देशों ने तत्काल प्रभाव से नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई भेज दी, मगर कुछ ने कहा हम इंतजार करेंगे। बधाई देने वालों में भारत के पड़ोसी देश सबसे आगे रहे। सबसे पहले भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे ने एक्स पर पोस्ट किया, मेरे मित्र नरेंद्र मोदी जी और एनडीए को दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में लगातार तीसरी जीत हासिल करने की बधाई। जिस तरह वो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं, मैं उनके साथ मिलकर दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दूंगा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने लिखा, बीजेपी और एनडीए की लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। भारत के लोगों ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक अभ्यास को सफल बनाने में बढ़ चढ़कर योगदान दिया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बधाई संदेश वाली चिट्ठी भेजी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे ने लिखा, भारत के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति और समृद्धि हासिल करने पर भरोसा दिखाया है। पड़ोसी होने के नाते श्रीलंका भारत के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर देगा। श्रीलंका के विपक्षी नेता सजित प्रेमदासा ने लिखा, ऐतिहासिक जीत के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और एनडीए को बधाई। हमें उम्मीद है कि हम भारत के एक नए अध्याय से प्रेरित होंगे और इससे भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का नया चैप्टर भी खुलेगा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ ने पोस्ट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल की बधाई। आपके नेतृत्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र अभूतपूर्व प्रगति करेगा। भारत मॉरिशस का विशेष संबंध सलामत रहे। भारत के दक्षिण में बसे हिंद महासागर में एक छोटा द्वीपीय देश है मालदीव। उसके साथ भारत के पुराने संबंध रहे, मगर 2023 में संबंधों में कड़वाहट आ गई थी। नवंबर 2023 में राष्ट्रपति बने मोहम्मद मुइज़ू ने चुनाव से पहले इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने भारतीय सैनिकों को मालदीव छोड़ने के लिए कहा। ये सैनिक मालदीव के पायलट्स को प्रशिक्षण देते थे। आमतौर पर मालदीव के राष्ट्रपति पहले विदेशी दौरे पर भारत आते हैं, मगर मुइज़ू नहीं आए, वो तुर्की चले गए। चीन हो आए, मगर अभी तक भारत नहीं आए हैं। भारत मालदीव संबंध के बारे में हम दुनियादारी में विस्तार से बात कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर मुइज़ू ने लिखा, 2024 के आम चुनाव में लगातार तीसरी जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को बधाई। मैं आशा करता हूं दोनों देशों की साझी समृद्धि और स्थिरता के लिए अपने साझे हितों पर ध्यान देंगे। मालदीव के विपक्षी नेताओं ने भी नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी और एनडीए को जीत की बधाई। भारत के लोगों को भी बधाई जो लोकतंत्र को जीवंत और बेहतर बनाते हैं। दोस्त और पड़ोसी होने के नाते हमें गर्व है कि भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद सबसे मजबूत है। मालदीव के एक और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भी बधाई संदेश भेजा है। लिखा है, इस कार्यकाल में भारत मालदीव की दोस्ती मजबूत होगी। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने शुभकामनाएं दी। लिखा, हम भारत सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। अगले बरस डिप्लोमेटिक संबंधों की 60वीं सालगिरह होने वाली है। उस मौके को हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। चीन ने भी रिएक्ट करने के लिए इंतजार किया। 5 जून को चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि हम बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को बधाई देते हैं। स्वस्थ और स्थिर भारत चीन संबंध दोनों देशों के लिए जरूरी हैं। सुनिए। 我们注意到印度大选结果已经揭晓，莫迪总理领导的印人党及其所在的全国民主联盟在选举中获胜，中方对此表示祝贺。一个健康稳定的中印关系符合双方共同利益，也有利于本地区乃至世界的和平与发展。中方愿同印方一道努力，从两国和两国人民的根本利益出发，着眼大局，面向未来，推动两国关系沿着健康稳定的轨道向前发展。 पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान, म्यांमार और अफगानिस्तान के रिएक्शंस का इंतजार है। सबसे ज़्यादा नज़र पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर है। जब मार्च 2024 में शहबाज शरीफ ने शपथ ली थी, तब नरेंद्र मोदी ने 2 दिनों तक इंतजार किया था। 2 दिनों के बाद एक लाइन में पोस्ट कर बधाई दी थी। जिस समय हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि पाकिस्तानी अखबारों ने ये लिखा है कि नई सरकार को पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर करने की पहल करनी चाहिए। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ देरी क्यों कर रहे हैं और क्या उनके स्टेटमेंट में भारत पाकिस्तान संबंधों का जिक्र हो सकता है? हमने सवाल पूछा पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार मजहर अब्बास से। सुनिए। लास्ट इलेक्शन में जी भी जब नरेंद्र मोदी जीते थे तो फौरी तौर पे जो है उनको मुबारकबाद दी गई थी यहाँ से उसमें, बल्कि जहाँ तक मुझे याद है नवाज शरीफ साहब गए भी थे उसमें। और तो इस चीज़ की तवक्को है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का भी मैसेज ज़रूर जाएगा। डिले की एक वजह मेरे नुक्ते नज़र से शायद ये हो सकती है कि वो कंप्लीट रिजल्ट का जो एक मतलब क्लैरिटी आ जाएगी तो फिर उसके बाद बयान जारी होगा, लेकिन डेफिनेटली बयान जारी होगा क्योंकि
मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स जो है वो इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात की पॉलिसी रही है। पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों में इस चुनाव परिणाम को कैसे देखा जा रहा है? पाकिस्तान सरकार का फोकस किन फैक्टर्स पर रहने वाला है? देखिए, दो चीज़ों की तरफ देखा जा रहा है। एक तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इन रिजल्ट से हार्ड लाइन पॉलिटिक्स में कुछ कमी आएगी, क्योंकि जाहिर है बीजेपी जिस तरह का मैंडेट एक्सपेक्ट कर रही थी उस तरह का मैंडेट उसे मिला नहीं उसमें। तो उस तरह से एक साइन ऑफ रिलीफ है यहाँ कि क्योंकि वरना तो यहाँ ये गुफ्तगू हो रही थी कि क्या ये सेकुलर इंडिया का आखिरी इलेक्शन है। अब ये उम्मीद है कि जो जिस तरह वहाँ रिजल्ट्स आए हैं, दो चीज़ें हैं। एक तो जहाँ यहाँ का जो इंटेलेक्चुअल तबका है वो इस चीज़ को मान रहा है और इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है कि आफ्टर ऑल तमाम तर जिस तरह की चीज़ें वहाँ से आ रही थी, जिस तरह की खबरें आ रही थी, इंडियन वोटर्स ने एक मरतबा फिर डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेसी को मजबूत किया है, मजबूती की तरफ गए हैं। और अगर कहीं भी अपोजिशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उभर कर सामने आए तो उससे डेमोक्रेसी मजबूत होती है, कमज़ोर नहीं होती। तो एक तरह तो इस तरफ देखा जा रहा है कि ये बात ठीक है कि बीजेपी की अपनी जो मेजॉरिटी है, यानी गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में सबसे ज़्यादा बीजेपी ही नज़र आती है और शायद वही गवर्नमेंट बनाएंगे। लेकिन वो जो टैली एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस तरह का रिजल्ट नहीं आया है। और कांग्रेस और उसके इत्तेहादियों को जो नशिस्तें मिली हैं उससे एक तरफ इंडिया में पॉलिटिक्स में ठहराव आएगा, दोनों के लिए, कांग्रेस के लिए एक तरीके से इस हद तक तो इत्मीनान है कि उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है माजी के मुकाबले में। लेकिन बीजेपी के लिए भी लेसन है इन इलेक्शंस में कि शायद उन्हें अपनी जो पॉलिटिक्स है जो उन्होंने पिछले 4-5 सालों में की है उसको थोड़ा सा रिविजिट करना पड़ेगा। और जाहिर है हर पार्टी जो है एक डेमोक्रेसी में हर पार्टी जीत से भी सीखती है और हार से भी सीखती है। तो इस चीज़ का कभी इम्कान है कि इंडियन पॉलिटिक्स में पॉजिटिव चेंज आएगी, नेगेटिव चेंज नहीं आएगी। हम पॉजिटिव की तरफ इंडियन इलेक्शंस के बाद हम देख रहे हैं कि इंडिया में इस चीज़ का कभी इम्कान है कि हम पॉजिटिव की तरफ जाएं, चाहे मुकम्मल तौर पे चीज़ें उस तरह ना हो जिस तरह आप या हम सोच रहे हों, लेकिन बेहतरी ज़रूर आएगी। बेहतरी यानी हम वर्स की तरफ नहीं जा रहे, हम ज़्यादा बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं डेमोक्रेसी के हवाले से। और मेरा ख्याल है यहाँ भी एक बड़ा तबका इसी अंदाज में देख रहा है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान इंडिया की रिलेशनशिप में फौरी तौर पे नहीं तो किसी हद तक उम्मीद ये ज़रूर लगाई जा सकती है कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ज़रूर लिए जाएंगे। अब वेस्ट एशिया की बारी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उम्मीद जताई कि भारत और इजराइल की दोस्ती नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेगी। इजराइल के अलावा ईरान और ओमान ने भी बधाई का मैसेज दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति की सबसे बड़ी उपलब्धियों में वेस्ट एशिया का नाम लिया जाता है। जिस तरह से उन्होंने हर धड़े के साथ बैलेंस बनाकर रखा वो अभूतपूर्व था। नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। उन्होंने रिकॉर्ड दफा वेस्ट एशिया के देशों के दौरे किए। कतर में मौत की सजा पाए पूर्व भारतीय नौसैनिकों को वापस लाना हो या हमास के आतंकी हमले के बाद इजराइल के साथ खड़े होने की बात हो, उनको बोल्ड फैसलों की तरह देखा गया। नई सरकार को इजराइल और अरब देशों के बीच सामंजस्य बिठाने में किस तरह की मुश्किलें आ सकती हैं, ये सवाल हमने पूछा बिट्स लॉ स्कूल में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक हुसैन से। देखिए, मुश्किलें बहुत आएंगी, लेकिन इन मुश्किलों की वजह ये नहीं है कि नई सरकार आई है। इन मुश्किलों की वजह ये है कि जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं मिडिल ईस्ट में अक्टूबर 7 के अटैक के बाद, उसकी वजह से रीजनल डायनामिक्स चेंज हो गया है। इलेक्शन नहीं भी हुए होते इंडिया में और पूर्व की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगर कंटिन्यू भी कर रही होती इस वक्त बिना इलेक्शन के भी, तो भी ये चैलेंजेस आते। तो जो चैलेंजेस हैं वो अपने आप में भारत के इलेक्शन और इलेक्शन के रिजल्ट से कनेक्टेड नहीं है। जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो इस वजह से हैं कि अब इजराइल और अरब देशों के बीच का इक्वेशन बहुत चेंज हो गया है। जैसे हमने देखा था हमास का जो अटैक था, उसको समझने का एक तरीका ये भी है, हमने पहले भी इस बारे में बात करी है, कि हमास अपना रेलिवेंस खोता जा रहा था।
हमास ने जो अटैक किया उसका प्राइमरी पर्पस ये था कि हमास रीजनल पॉलिटिक्स में दोबारा से अपने आप को रेलिवेंट बनाना चाहता था और वो इस मामले में कई हद तक, बहुत हद तक बिल्कुल सक्सेसफुल हुए हैं। उन्होंने, हमास के अटैक ने सारे अरब देशों को एक झटका दिया और अब सारे अरब देश इजराइल की तरफ जो अपनी नीति है उसका दोबारा से आकलन करने पे मजबूर हो गए हैं। जैसे जैसे वो अपने इस आकलन के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे उसी हिसाब से हमारी विदेश नीति की भी चुनौतियां बढ़ेंगी। अगर हम सिर्फ बायलेटरल रिलेशंस को देखते हैं कि इंडिया के सऊदी अरेबिया से रिलेशन, इंडिया के कतर से रिलेशन, इंडिया के जॉर्डन, इजिप्ट, इन सारे अरब देशों से रिलेशन और साथ साथ हमारे इजराइल से रिलेशन, हमारे बायलेटरल रिलेशंस में उतना चैलेंज नहीं होगा। लेकिन जब जब कोई एक नया चैलेंज उभरेगा इजराइल और किसी अरब देश के बीच में, इंडिया किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है वहां चैलेंज बढ़ेगा। हमारी विदेश नीति पे बैलेंस बनाए रखने का चैलेंज पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा होगा। इलेक्शन के रिजल्ट से जो एक असर पड़ेगा वो शायद ये होगा कि सरकार, जो गठबंधन की सरकार अब आएगी, उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो विदेश नीति से रिलेटेड सवाल उठाए जाएंगे उसको वो किस तरह फेस करते हैं। तो विदेश नीति के जो लार्जर गोल्स हैं वो नहीं चेंज होंगे। विदेश नीति में किस देश को कितनी महत्ता देनी है, किस देश के साथ कितना सामंजस्य बिठाना है, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन उस विदेश नीति को पार्लियामेंट में किस तरह से जस्टिफाई करना है और पार्लियामेंट में किस तरह से उस पर सवाल उठाते हैं, वो डायनामिक जरूर चेंज होगा। मेरे मुताबिक ऑपोजिशन अब ज्यादा कॉन्फिडेंटली हमारे देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या पूरी सरकार को के ऊपर दबाव बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा कि ये दबाव मिडिल ईस्ट पे ज्यादा नहीं होगा। ये दबाव हमारा जो इमीडिएट नेबरहुड है, खासकर पाकिस्तान, खासकर चाइना से रिलेटेड जो विदेश नीति है, उस मामले में ज्यादा बढ़ेगा। इसका एक कारण ये भी है कि इंडिया और अरब देशों के बीच जिस तरह का संबंध रहा है उस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है सरकार और विरोधी गुटों के बीच में, ऑपोजिशन पार्टीज के बीच में। थोड़ा सा डिग्रीज का फर्क है, 19-20 का फर्क आता है। अगर हम इजराइल पैलेस्टाइन की तरफ भी देखें, हमारी विदेश नीति एक ऑर्गेनिक तरह से इवॉल्व हुई है जिसमें बीजेपी या कांग्रेस के जो दल हैं, के जो गठबंधन है, उनमें थोड़ा सा फर्क सिर्फ ये आता है कि हम कितना ओपनली हम इजराइल का सपोर्ट करते हैं या कितना ओपनली फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं। जो बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कही है अपने पिछले 2 कार्यकालों में कि भारत एक विश्व गुरु की तरह उभरा है, भारत बैलेंस बना के रखना चाहता है, वो कोई भी सरकार आएगी वो यही कहेगी। भारत का हमेशा से फोकस बैलेंस बनाए रखने पे है। हम लोग थोड़ा सा असर्टिव हो गए हैं, लेकिन बैलेंस बनाने वाली विदेश नीति में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। तो मिडिल ईस्ट को लेकर मुझे नहीं लगता कि भारत की विदेश नीति में कोई भी मेजर बदलाव आने वाला है। हमारी चुनौतियां सिर्फ तब बढ़ेंगी जब एक रीजनल लेवल पे बात होगी। बायलेटरल लेवल पे हम वैसे ही विदेश नीति को देखते रहेंगे, हम अपनी इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन ज्यादा अच्छे होंगे। भारत ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जो रिलेशनशिप्स हैं इस रीजन में अलग अलग देशों के बीच में, उनके बीच हमारे इस तरह के स्टेटमेंट्स आते रहेंगे कि डिप्लोमेसी से ही सोल्यूशन निकलने चाहिए, लड़ाई से नहीं या फिर प्रॉब्लम्स के साथ नहीं, वायलेंस के थ्रू नहीं। हमारी वो नीति पहले भी थी, हमारी वो नीति अब भी रहेगी। अब यूरोप की तरफ चलते हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने नरेंद्र मोदी को बधाई दी। लिखा कि हम इटली और भारत की दोस्ती को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इटली के अलावा यूरोप से चेक रिपब्लिक, सर्बिया, स्पेन, लातविया, लिथुआनिया और यूक्रेन के शीर्ष नेताओं ने शुभकामनाएं भेजी। हालांकि फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों के रिएक्शंस का इंतजार है। हमने ये देखा कि भारत ने अमेरिका और यूरोप के दबावों के बावजूद रूस से तेल खरीदा। डॉक्टर जयशंकर का एक बयान भी खूब चर्चा में रहा। यूरोप हैज टू ग्रो आउट ऑफ द माइंडसेट दैट इट्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, बट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम्स। कई लोग कहते हैं कि मोदी सरकार ने ग्लोबल स्टेज पर खुद को स्थापित करने के लिए अग्रेसिव पॉलिसी अपनाई। इसकी एक वजह बीजेपी को मिला स्पष्ट बहुमत भी था। अब जबकि गठबंधन सरकार बनने जा रही है, क्या भारत को अपना सख्त रवैया छोड़ना पड़ सकता है? क्या विदेश नीति में गठबंधन की मजबूरियों वाला फैक्टर देखने को मिल सकता है? हमने ये सवाल पूछा मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में एसोसिएट फेलो डॉक्टर स्वस्ति राव से। सुनिए।
जहां तक फॉरेन पॉलिसी का मामला है वहां भी कंटिन्यूटी रहेगी, इस पे भी लोग बातचीत कर रहे हैं और ऐसा कुछ आपको कोई सिग्निफिकेंट ब्रेक नहीं देखने को मिलता। लेकिन ये बात भी सही है कि जो विक्ट्री है वो विक्ट्री एक स्लिम मार्जिन से है, एक आउटराइट मेजॉरिटी नहीं है पार्लियामेंट में। तो फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे देखिए चीजें कैसे अफेक्टेड होती हैं, उसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे सकती हूँ कि आपको मालूम है कि आपने शुरुआत करी रशिया और यूक्रेन के उदाहरण को लेकर। देखिए ये तो सिर्फ एक उदाहरण था। जनरली जब भारत की ट्रेड पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, आपको मालूम होगा कि इंडिया इस समय बहुत सारे काफी एम्बिशियस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को इस वक्त नेगोशिएट कर रहा है। अब उन फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट्स हैं उसमें बहुत सारी बातें ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म को लेकर जो है वो अटकी हुई हैं कहीं ना कहीं। अब ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म अपने आप में एक टची टॉपिक है। जब प्राइम मिनिस्टर और जब एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत में थी पिछले साल, उस वक्त भी आपने देखा कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स और लेबर रिफॉर्म्स को लेकर किस तरह से एक बैक ट्रैक करना पड़ा था, क्योंकि बहुत बड़ा एक बैकलैश हो गया था। तो ऐसे में जबकि अब संसद में एक क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, तो ऐसे में इस तरीके की जो एक्सटेंसिव इकोनॉमिक या फिस्कल रिफॉर्म्स हैं, फिस्कल कंसोलिडेशन के जो एफर्ट्स हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हैं हमारी बाय एंड लार्ज इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसी, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल ट्रेड, इनके बारे में जब हम बात करते हैं तो इसको लेकर थोड़ी कठिनाई आएगी। अब कैसे इसको नेविगेट करती है मोदी सरकार, ये तो हमें वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, इसको ऐसा कहना कि नहीं कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये बात एक बड़ा एक मैं कहूंगी कि सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि ये जितनी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, जो बाय एंड लार्ज जो बिल्डिंग ब्लॉक्स को डिसाइड करती है किसी पॉलिसी के, वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई होती है। With respect to having an India first foreign policy या India first मतलब डिप्लोमेसी, आई थिंक उसमें कंटिन्यूटी जरूर हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो मोदी की जो सरकार थी, जो मतलब पिछली जो सरकार थी मोदी 2.0 जो था, दो तरीके के ब्लैक स्वान इवेंट्स को में से नेविगेट किया उन्होंने, एक कोविड पैंडेमिक और दूसरा रशिया यूक्रेन वॉर, और दोनों ही जगह अपनी एक तरह से इंडिपेंडेंट पॉलिसी और एक कलेक्टिव नेशनल इंटरेस्ट की उन्होंने बात करी, और इनफैक्ट नॉट जस्ट कलेक्टिव नेशनल इंटरेस्ट बल्कि कलेक्टिव इंटरनेशनल इंटरेस्ट, पर्टिकुलरली कोविड की अगर आप बात करें तो अभी भी अगर आप प्रधानमंत्री का ओपेड अगर आपने पढ़ा हो, क्योंकि जो उन्होंने एक ओपेड लिखा था तो उन्होंने ग्लोबल साउथ वगैरह की बात करी है, तो मेरे हिसाब से ये जो बड़े बड़े मार्कर्स हैं, इन मार्कर्स के कमिटमेंट में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। इस समय भारत की विदेश नीति का फोकस यूरोप के किन किन देशों पर है? यूरोप में भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी? तीन चीजों पे हमारी जो कन्वर्जेंस है वो बढ़ती ही जाएगी। पहला तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जो यूरोप के डिफरेंट प्लेयर्स हैं उनका रोल है जो भारत में वेपन्स को लेकर डाइवर्सिफाई करने में और इंडिजनाइज करने में, तो स्पेशली ऐसे में फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, स्पेन, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका एक रोल उभर कर आया है, जो हमारे सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के जो इस वक्त मॉडल्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उसमें सबसे बड़े कंटेंडर्स उसके सारे यूरोपियंस हैं। फ्रांस के बारे में हम लोग अक्सर बातें करते रहते हैं कि किस तरह से फ्रांस की जो कंपनीज हैं या जो अमेरिकन GE414 है वो कैसे हमारे अपने LCA तेजस और इन सब के जो डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो ये तो जो वेपन्स डाइवर्सिफिकेशन एंड इंडिजनाइजेशन में जो बढ़ता हुआ रोल है यूरोपियन एंड द कलेक्टिव एस, मतलब यूरोपियन प्लस US इन कंपनीज का, ये बढ़ता ही जाएगा। हमने फ्रांस के साथ एक डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप साइन किया है जहां पे को डिजाइन, को प्रोड्यूस एंड को डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स की बात हो रही है। ये एक चीज। दूसरी चीज है इकोनॉमिक टाइज की। इकोनॉमिक टाइज में देखिए आपको याद होगा कि भारत ने अपना पहला जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है विद एडवांस्ड कंट्रीज, विद डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, वो EFTA जो ग्रुपिंग है कंट्रीज की, जो नॉन EU4 कंट्रीज हैं, उनके साथ अभी हमने साइन किया था। ये मार्च की बात है, और इसमें ही वो बात थी जो $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट की शर्त थी, जो पर्टिकुलरली जो 4 EFTA कंट्रीज करेंगे भारत में, पर्टिकुलरली स्विट्जरलैंड और नॉर्वे। इसके अलावा 2 और FTAs हैं जो हम नेगोशिएट कर रहे हैं, एक यूके के साथ। अब यूके में भी इस वक्त चुनाव का माहौल है, जुलाई में वहां चुनाव होंगे, आपको मालूम होगा, ऋषि सुनाक इसको कह चुके हैं। और हालांकि दोनों साइड इसको रीअफर्म करते हैं कि FTA प्रायोरिटी है, लेकिन लेबर गवर्नमेंट के आने के बाद शायद चीजों को दोबारा एक ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना पड़े, तो इसको लेकर मैं अभी
उतनी आशावान नहीं हूँ जितनी कि मैं कुछ महीने पहले थी, क्योंकि ये एक ऐसा एफटीए था जिसमें हमारे और कोई बहुत बड़े रोड ब्लॉक्स नहीं थे। कुछ मोबिलिटी को लेकर इश्यूज थी और भारत के मार्केट्स को बेटर एक्सेसिबिलिटी को लेकर इश्यूज थे, पर अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। दूसरा जो हम बहुत एक एम्बिशियस एफटीए कर रहे हैं नेगोशिएट, वो हम ईयू के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ, जो हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तकरीबन $115 बिलियन का ट्रेड होता है इन गुड्स, और सर्विसेज ऐड करते हैं तो और भी ज्यादा हो जाता है। तो इसमें हमने 3 अलग अलग चीजों को हम नेगोशिएट कर रहे हैं। एक तो एफटीए इन गुड्स एंड सर्विसेज, ये एक पार्ट है। दूसरा बायलैटरल ट्रीटी ऑफ इन इन्वेस्टमेंट, अलग से हम इसको नेगोशिएट कर रहे हैं। और तीसरा हम एक अग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहे हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स पे। तो अब जब नया कमीशन आएगा तो फिर दोनों जो पक्ष हैं वो फिर से इस पे लगेंगे, क्योंकि यूरोप की दृष्टि से भी देखिए, उनका जो चाइना प्लस वन डाइवर्सिफिकेशन है, उसमें भारत जैसे देशों के साथ अपने इकोनॉमिक संबंधों को सुदृढ़ करना, वो एक उनका भी एक स्ट्रेटेजिक एजेंडा है। और तीसरा जो है वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे ईयू के साथ में है, इन द सेंस कि बहुत सारे जो इंडिविजुअल यूरोपियन पार्टनर्स हैं वो बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को इंडिया में अंजाम देते हैं इन यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा, जैसे मेट्रो का प्रोजेक्ट हो गया। तो इन सब चीजों में उनका एक अपना साइकिल होता है बजट का, जो उसी तरह से चलता रहेगा। और एक अगर कोई नई चीज अगर आप मुझसे कहेंगे, तो हमें मैरिटाइम सिक्योरिटी के रेल में भी हमको काफी कन्वर्जेंस दिखेगा, क्योंकि ईयू भी बहुत सारे ईयू के अपने मैंडेट के अंदर, जो ईयू नेवल फोर्स है उसके मैंडेट के अंदर, और जैसे एस्पीडिस आपने ये सुना होगा, रेड सी की क्राइसिस में जो उन्होंने एक नया मिशन बनाया था, तो उसमें भारत की भागीदारी होती रही है और शायद आने वाले दिनों में और बढ़ेगी, क्योंकि यूरोप इज बिकमिंग मोर सीरियस अबाउट कमिंग आउट एज अ ग्लोबल सिक्योरिटी एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइडर। अब रूस का फैक्टर भी समझ लेते हैं। रूस की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, हालांकि व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी के पर्सनल टर्म हैं, उनका बधाई संदेश जल्दी आने की उम्मीद है। रूस वो देश है जिससे भारत ने पश्चिमी देशों के दबावों के बावजूद तेल खरीदा है, संबंध भी सामान्य है। हमने जेएनयू में रशियन स्टडीज के अध्यापक डॉक्टर अमिताभ सिंह से पूछा, क्या नई सरकार में भारत रूस संबंधों में कोई अंतर आ सकता है? देखिए, सरकारें बदलती हैं तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे उसका ज्यादा असर दिखता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का या किसी भी देश का अगर आप गौर करें तो बहुत कोई परिवर्तन नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या विदेश नीति कोई एक इलेक्शन मैनिफेस्टो का पार्ट नहीं। तो हम ये भी पाएंगे कि जो पिछले यूपीए सरकार थी 2014 के पहले, या उसके पहले जो एनडीए की सरकार थी वाजपेयी जी की, और या उसके पहले या 90 के दशक के बाद देखें, तो हम एक पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या भारत की विदेश नीति में एक निरंतरता रही है। हाँ, ये होता है कई बार कि जब पर्सनैलिटीज बदलती हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर बदल गए या फॉरेन मिनिस्टर बदल गए, तो हो सकता है व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर कुछ परिवर्तन आए, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है विदेश नीति का, वो सरकारों के बदलने पे नहीं होता है। यहाँ भी वही होगा, और हमने देखा भी यूपीए के सरकार से वर्तमान सरकार में पॉलिसी लेवल पे कोई परिवर्तन नहीं। हम अमेरिका के क्लोज अगर आप देखें तो मनमोहन सिंह के सरकार में थे, उससे निरंतर क्लोज होते गए हैं और आज भी क्लोज हैं। कुछ एक इंसिडेंट्स होते हैं भी एक आध बीच में जो हमारे रिश्तों को लगता है कुछ परिवर्तन करेंगे, लेकिन वैसा होता नहीं। रूस के साथ ये ज्यादा इस समय लागू होगा, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत के लिए भी और विश्व के लिए भी। और हमने ये देखा है कि हम युद्ध का विरोध तो करते हैं, लेकिन कई मामलों में रूस के साथ खड़े दिखते हैं, खासकर उनसे तेल आयात करने में, या युद्ध को कैसे खत्म किया जाए, या इसके लिए कौन जिम्मेवार है। और हमने, भारत ने ये स्पष्ट भी कर दिया है कि हम युद्ध के लिए आपके साथ नहीं है, और प्रधानमंत्री मोदी ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि ये युद्ध का काल नहीं है और हमको किसी न किसी तरह से इस युद्ध को रोकना हो। तो उस नीति में परिवर्तन नहीं होगा फिलहाल, जैसा लग रहा है, और ये संभव भी है कि ये एक कोएलिशन गवर्नमेंट होगी, गठबंधन की सरकार होगी। इसमें विदेश मंत्रालय किस व्यक्ति के पास जाएगा, किस दल के पास होगा, उस पर ज्यादा डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए तेलुगु देशम पार्टी का कोई फॉरेन मिनिस्टर हो जाए, तो हो सकता है पर्सनालिटी बदलने से विदेश नीति के कोई एक दो पहलू पर कुछ परिवर्तन आएगा,
या जेडीयू का कोई होता है, या जयशंकर साहब कंटिन्यू करते हैं तो कंटिन्यूटी रहेगी। लेकिन जो आपसी संबंध है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी का हो, चाहे वो राष्ट्रपति पुतिन का हो, आपसी जो उनके केमिस्ट्री है जो इन दो राष्ट्रों की, वो नहीं बदलेगी इस चुनाव में, तो एटलीस्ट नहीं ही बदलेगी। रूस में इस चुनाव परिणाम को कैसे देखा जाएगा, सुनिए। देखिए, इस इलेक्शन में निरंतरता तो है, हम ये तो मानेंगे ही। जो डोमेस्टिक फ्रंट पे हुआ है वो कोalition गवर्नमेंट हुआ है, और हम सब जानते हैं, और ये सही भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। तो आपसी संबंधों में पुतिन और मोदी जी के जो पर्सनल केमिस्ट्री है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन रूस में इसको पॉजिटिव वे में ही देखा जाएगा, क्योंकि जब राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र से एंगेज करते हैं या वार्ता करते हैं या दोस्ती करते हैं, तो वो व्यक्ति से नहीं करते। और खासकर डेमोक्रेटिक स्टेट जैसे इंडिया है, तो बाइडेन बने या ट्रंप बने, हमारा अमेरिका के साथ संबंध होगा, ना कि बाइडेन या ट्रंप के साथ। पुतिन के साथ भी यही है, मोदी जी के साथ भी यही है कि उसमें कोई परिवर्तन हो सकता है। अन्य मामलों में कोई परिवर्तन आए, इजराइल के मामलों में या अमेरिका से संबंधों के मामले में, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पे नहीं लगता है कि भारत और रूस के संबंध इस चुनाव से या इस चुनाव के बाद कोई परिवर्तन। अब अमेरिका का रिएक्शन भी जान लेते हैं। 4 जून को अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया था। उस समय काउंटिंग जारी थी। अमेरिका का बयान था, चुनाव का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, कोई कमेंट करने से पहले हम अंतिम परिणाम का इंतजार करेंगे। अमेरिका उन देशों में से है जिसके साथ भारत के संबंध उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। 2023 में अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को स्टेट विजिट पर बुलाया। फिर सितंबर 2023 में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन G20 लीडर्स समिट में हिस्सा लेने भारत आए। पर्दे पर भारत अमेरिका के संबंध मजबूत होते दिख रहे थे, मगर पर्दे के पीछे अमेरिका भारत पर गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा रहा था। पन्नू अमेरिका का नागरिक है। इस घटना से दोनों देशों में तनाव बढ़ा था। फिर मार्च 2024 में भारत ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका के बयान पर आपत्ति जताई थी। अमेरिका में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को किस तरह देखा जा रहा है? क्या अमेरिका को भारत पर दबाव बनाने का मौका मिल गया है? ये सवाल हमने पूछा अमेरिका में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा से। यहाँ पे अमेरिका में एक जो नैरेटिव बन रहा था कि इंडिया जो है वो अथॉरिटेरियन रिजीम की तरफ जा रहा है, या वहाँ पे भारत में जो है डेमोक्रेसी जो है वो बैकस्लाइड हो रही है। आई थिंक उसका एक जवाब जो है वो यहाँ पे लोगों को मिला है। कल जिस तरह की हमने कवरेज यहाँ के लोकल अखबारों में देखी या न्यूज़ चैनल्स में देखी, बार बार ये कहा जा रहा था कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो अलाइव है। ऐसा नहीं है कि एक थर्ड टर्म मिली है एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर को जिससे वो और बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह की खबरें भी चली थी कि भारत जो है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देगा और वन पार्टी सिस्टम तक की हद तक चली जाएगी चीजें। बट कल के रिजल्ट्स के कारण या जो रिजल्ट्स के बाद यहाँ पे इस तरह का माहौल बना है कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। और लोग रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैज बीइंग सेड या जिस तरह का परसेप्शन पिछले 5, 8, 10 साल में बनाया जा रहा था, रिगार्डलेस ऑफ दैट लोगों ने अपने मन की बात कही। और यही बात हमें कल जॉन कर्बी ने कही थी जब वो प्रेस से वार्ता कर रहे थे, और आज ऑफिशियली आप देखेंगे कि इसी तरह के बयान हमें व्हाइट हाउस ऑफिशियली सुनने को मिलेंगे, स्टेट डिपार्टमेंट साथ सुनने को मिलेंगे। तो दैट्स वन। जो दूसरा आपका सवाल था वो ये है कि क्या इससे भारत के संबंधों पे, यूएस और भारत के संबंधों पे किस तरह का इम्पैक्ट होगा। देखिए, इंडिया एक वाइटल कंट्री है अमेरिका के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाय है। और पिछले 15-20 सालों से हमने देखा है कि उसके मद्देनजर रखते हुए अमेरिका की सारी नीतियां रही हैं। काफी चीजों को ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका ने, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने नजरअंदाज किया है इन द पास्ट, बिकॉज टू प्रिजर्व कि इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एलाई के रूप में जो सरकार उस एलाई को चला रही है वो बहुत पावरफुल है, तो उसे हमेशा मद्देनजर रख के चीजों को चलाया गया है यहाँ से। अब क्योंकि एक थोड़ा सा डेंट आया है मेजोरिटी में, और वॉलेटाइल तो नहीं कहूंगा लेकिन टुवर्ड्स दैट वॉलेटाइल नेचर ऑफ द कोएलिशन गवर्नमेंट, जहां पे आप 2 पार्टनर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो हमने पहले भी देखा है कि जब भी कोएलिशन सरकार रही है भारत में, तो अगर वेस्ट को किसी बात से हिचकिचाहट हो तो वो अप्रोच करते रहे हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली,
थोड़ा सा इम्प्लिसिटली, थोड़ा सा एक्सप्लिसिटली अपनी बात कहलाने का, आप किसी से मिलिए, जो एम्बेसडर रहे हैं वो मिलते हैं जाके पॉलिटिकल लीडर से, और यहाँ पे भी ये होता है। लेकिन अब हमें थोड़ा सा वो बैक टू कोलिशन वाली पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी देखने को मिलेगी, जहां पे हो सकता है कि खुद एक एनडीए का पार्टनर सरकार की कोई फॉरेन नीति के खिलाफ कुछ बयान दे दे। चेंज हो ना हो, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट एक नैरेटिव जो है वो लोगों के दिमाग में डाला जा सकता है कि देखिए, फॉर एन एग्जांपल, एंड दिस इज ऑल हाइपोथेटिकल, जैसे भारत जो है जब रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा था, तो अमेरिका ने लाख कोशिश की, यहाँ से बयानबाजी हुई, बहुत कुछ हुआ, बट भारत की नीति में बदलाव नहीं आया उसको लेके। अब क्योंकि हम एक कोएलिशन दौर में जा रहे हैं, तो यहाँ की जो थिंक टैंक्स है, लीडर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो हो सकता है कोई एक कोएलिशन पार्टनर से इस तरह की बात कहलवा ले कि नहीं नहीं, हमारे यूएस के साथ संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत को या प्रधानमंत्री मोदी जी को ये नहीं करना चाहिए। तो उससे पब्लिक डोमेन में एक नया नैरेटिव भी सेट होता है और लोगों को एक नया तरीका दिखता है, एक नई चीज दिखती है कि शायद ये गलत हो रहा है। तो इस तरह की जो सटल चीजें हैं, मुझे लगता है वो अब हमें शायद देखने को मिलेगी। जो एक एग्रेसिव लाइन जयशंकर साहब और पीएमओ से जो चल रही थी वर्ल्ड रिलेशंस को लेके और पॉलिटिक्स को लेके, कि हम हमारे बारे में सोचते हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसमें हमें एक थोड़ा सा टोन में हमें चेंज जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि अब आपके पास वो एक क्लियर मैंडेट नहीं है कि आप एक बहुत टाइट शिप रन कर सकते हैं। अब आपको हमेशा देखना होगा कि यू हैव टू, आपके पार्टनर्स जो है उनको साथ में लेके चलना होगा। तो ये एक थोड़ा सा बदलाव हमें जरूर देखने को मिलेगा। इसके बहुत सारे प्रेसिडेंट्स हैं। आई मीन, इफ यू गो बैक एंड लुक एट, यू नो, जस्ट जिस तरह से जब भी कोलिशन सरकार रही है, हमने देखा है कि नॉट ओनली अमेरिका, मुझे लगता है बाकी भी जो देश हैं, यू नो, दे विल ऑल्सो टेक नोट ऑफ इट, और वो भी थोड़ा बहुत इसमें 19-20 जरूर करेंगे। लेकिन बिकॉज इट्स इलेक्शन इन द यूएस ऑल्सो, यहाँ पे भी बदलाव हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अननोन टेरिटरी होगी थोड़े समय के लिए, और हमें देखना होगा क्या बदलाव होंगे। लेकिन हिस्ट्री तो यही बताती है कि थोड़ा सा जो टोन है उसमें बदलाव आएगा, और एक जो एग्रेसिव नेचर था रहा है भारतीय फॉरेन पॉलिसी का, उसमें थोड़ा सा आपको एक नरमी देखने को जरूर मिलेगी। अमेरिका के पड़ोस में एक देश है कनाडा। कनाडा ने सबसे पहले भारत पर गैर न्यायिक हत्या का आरोप लगाया था। 18 जून 2023 को कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी। सितंबर में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में भारत पर आरोप लगाया था। भारत ने इसका जोरदार खंडन किया था। इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ गए थे। दोनों देशों के रिश्तों में अभी तक कड़वाहट बनी हुई है। चुनावी नतीजे पर कनाडा के रिएक्शन का भी इंतजार है। और कहां से संदेश आए हैं। बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया अमोर मोटली ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक ग्लोबल लीडर और बारबाडोस और कैरेबियन देशों का दोस्त बना है। हम साथ मिलकर और आगे बढ़ेंगे। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने भी नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं भेजी हैं। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने भी फाइनल रिजल्ट से पहले कमेंट करने से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने भारत के लोगों को बधाई जरूर दी। इस सबके बीच नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है। नई सरकार के गठन तक वो पद पर बने रहेंगे। जैसे आसार हैं, उनका तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। उनके शपथ ग्रहण के बाद भारत और भारत से बाहर के घटनाक्रम और तेजी से बदलने वाले हैं, उन पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।